प्यारे बच्चों, आज हम पुनः जो है एक नए टॉपिक के साथ एयरप्लेन मोड पे कि परमाणु मॉडल जैसे नाम ही से लग रहा है कि परमाणु का कैसा मॉडल होगा, परमाणु किस प्रकार का होगा। जिस परमाणु को डाल्टन महोदय ने जो है अविभाज्य कहा था, वह परमाणु अब क्या है, विभाज्य है, जो कि 3 मूल कणों से निर्मित है। उन 3 मूल कणों की स्थिति कहाँ है, जो परमाणु है, इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल दिए। उनमें से एक जो प्रसिद्ध मॉडल है वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। 1898 में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल जो कण हैं, जब उनकी खोज हो गई, तो थॉमसन महोदय ने ये सोचा कि इन कणों की परमाणु में कहाँ स्थिति हो, किस प्रकार की स्थिति होगी। तो इन्होंने क्या किया कि उस बात को समझाने के लिए, परमाणु के मॉडल को समझाने के लिए, इन्होंने कहा कि जो परमाणु है वह एक परमाणु का मॉडल देने का प्रयास किया कि परमाणु जो है एक धनावेशित, ये जो धनावेशित है गोला है, जो परमाणु है एक धनावेशित जो है गोला है, जिसमें जो धनावेश है वह समान रूप से वितरित है। माना जो उन्होंने कहा कि जो परमाणु क्या एक धनावेशित क्या है, गोला है, जिसमें कि जो धनावेश है वह समान रूप से, एक ही जगह पे नहीं है, जो धनावेश है वह समान रूप से क्या है, वितरित है। और उन्होंने कहा इस धनावेशित जो गोला है, उस धनावेशित गोले में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो धंसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, धंसे हुए हैं। जैसे कि इन्होंने इस मॉडल को जो है तरबूज मॉडल या इसको हम कहते हैं वाटरमेलन मॉडल, इंग्लिश में कहें यदि हम वाटरमेलन मॉडल या इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो थॉमसन ने कहा कि जो परमाणु का मॉडल है वह उसी प्रकार से है जैसे कि तरबूज में क्या होता है, आपने देखा होगा, तरबूज में एक गूदा होता है। एक सपोज हम तरबूज की बात करते हैं, तरबूज है हमारे पास, ये क्या तरबूज, और तरबूज में क्या होता है, ये गूदा है, और इस गूदे में क्या होते हैं, बीज धंसे रहते हैं। सिंपली आपने देखा होगा, तरबूज खाया होगा गर्मियों में, तो ऐसा होता है। तो जैसे यहाँ पर ये गूदा होता है, वैसे उन्होंने यहाँ पर ये धनावेश को, जैसे यहाँ पे गूदा है वैसे ही यहाँ पे क्या धनावेश है, माने गूदे जो धनावेश है वितरित हो रखा है, उसको गूदे से तुलना की गई है। और जो बीज हैं, इस गूदे में बीज धंसे होते हैं, वैसे उन्होंने कहा कि इस धनावेशित द्रव्य में, जो धनावेशित द्रव्य है, इस धनावेश में जो है ऋणावेश या जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धंसे रहते हैं। जिस प्रकार के तरबूज के गूदे में बीज धंसे होते हैं, उसी प्रकार इस धनावेशित गोले में या धनावेशित द्रव्य में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। तो ये इसलिए इनको हम कहते हैं तरबूज मॉडल, भी इसका नाम है, या प्लम पुडिंग मॉडल इसको कह देते हैं। तो इस प्रकार का मॉडल उन्होंने दिया। अब जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वह इस बात को समझाने में तो सफल हो गया कि जो परमाणु है वह उदासीन है, विद्युत उदासीन है। जो परमाणु है वह विद्युत उदासीन है। विद्युत उदासीन का मतलब है परमाणु में जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। अर्थात इसमें जब ये धनावेशित द्रव्य है तो उसमें उतने ही क्या है, ऋणावेश भी है। अर्थात एक दूसरे को क्या करें, परमाणु एक दूसरे को कैंसिल करें, इसका मतलब परमाणु क्या है, विद्युत उदासीन है।
अब इस परमाणु मॉडल, यह मॉडल इस बात को समझाने में तो सफल रहा कि परमाणु विरोधासीन है, लेकिन इस मॉडल की जो कमी रही वो ये रही कि जो भविष्य में आने वाले जो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक जब विभिन्न परमाणु मॉडल दिए गए या विभिन्न एक्सपेरिमेंट भविष्य में जो किए गए, उन भविष्य में होने वाले एक्सपेरिमेंट पर, जो भविष्य में होने वाले जो प्रयोग थे, उन प्रयोगों पर यह मॉडल खरा नहीं उतरा। तो इसलिए इस मॉडल को जो है क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया या हटा दिया गया। अब इसके बाद जो है रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक परमाणु मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो जो रदरफोर्ड वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी जो है थॉमसन मॉडल के बाद जो है 1912 में अपना मॉडल देने का प्रयास किया और इन्होंने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। मॉडल देने से पहले एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के परिणामों के आधार पर इन्होंने जो है अपना एक मॉडल दिया। तो इनका प्रयोग क्या था, पहले हम उस प्रयोग को कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो एक सोने की गोल्ड फॉइल जिसको हम कहते हैं, गोल्ड फॉइल जिसको हम कहते हैं सोने की पन्नी, पतली पन्नी, लगभग 100 mm की, बहुत पतली होती है। गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी ली, पतली पन्नी, लगभग 100 mm की एक पन्नी ले ली और इस गोल्ड फॉइल पर इन्होंने क्या की, अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण होते हैं, अल्फा कणों की क्या की, उस गोल्ड फॉइल पर बौछार की और कुछ रिजल्ट निकाले। तो जैसे इन्होंने क्या किया, सपोज के लिए ये कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन्होंने यहाँ पे रखा, कि कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे रखा गया, ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्रकृति में ऐसे तत्व होते हैं जिनसे लगातार अल्फा, बीटा और गामा, या दूसरे शब्द में कहें ये ऐसे तत्व होते हैं कि जो धीरे धीरे जो है डिके होने लगते हैं, क्षय होने लगते हैं। ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिव तत्व कहते हैं। रेडियोएक्टिव एलिमेंट जैसे रेडियम हो गया आपका, रेडियम, थोरियम इत्यादि इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो कोई रेडियोएक्टिव तत्व इन्होंने ले लिया, इस रेडियोएक्टिव तत्व से क्या होता है, अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। तो कहने का मतलब जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसका जो उससे अल्फा, बीटा और गामा किरण, अल्फा किरणों का जो स्रोत है रेडियोएक्टिव एलिमेंट, जैसे रेडियम ले लिया इन्होंने, और इससे आने वाली किरणों को यहाँ पर एक स्लिट, लेड स्लिट से, मैंने छेद कहेंगे जहां से किरणें सीधी रेखा में जाएंगी, लेड स्लिट से इन्होंने क्या किया, प्रवाहित किया और यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल इन्होंने ले ली, एक प्रकार की जो गोल्ड फॉइल, सोने की पतली पन्नी इन्होंने ले ली और इस पर जो है अल्फा कणों की क्या की, बौछार की। और इसके बाद इन्होंने इसके चारों ओर से एक वृत्ताकार, एक सर्कुलर जो है, एक वृत्ताकार पर्दा इन्होंने लगा दिया, प्रदीप्तिशील पर्दा, जिस पर कि ये कोई जिंक सल्फाइड का जो लेप लगा दिया, प्रदीप्तिशील पर्दा। कहने का मतलब इस पर चमक उत्पन्न हो सकती है। चमक उत्पन्न होने के लिए यहाँ पे जिंक सल्फाइड जैसे कुछ पदार्थों का क्या कर दिया गया है, लेप कर दिया गया है। तो इन्होंने देखा कि जैसे ही जो है
ये आपकी गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल। इस गोल्ड फॉइल पर जब अल्फा, ये अल्फा आपकी रेज है, ये अल्फा किरणों की बौछार की, तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट इन्होंने देखा, ये एक्सपेरिमेंट जो किया, इन्होंने देखा कि जो ये पन्नी है, सॉरी ये सर्कुलर जो आर्क इन्होंने लिया, या जो इस पर जो ये पट्टित से इन्होंने जो गोलाकार पर्दा दिया, इस पर जो है चमक उत्पन्न होती है। इस पर चमक उत्पन्न होने का मतलब है कि इससे जो है अल्फा कण क्या हो रहे हैं, पार जा रहे हैं, और वो अल्फा कण क्या हो रहे हैं, जिंक सल्फाइड पर टकरा करके, या इस जो वृत्ताकार जो पर्दा है हमारा, उस पर जिंक सल्फाइड जो लगा है उस पर टकरा करके क्या करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। तो ये था। अब इन्होंने देखा कि जब सोने की पतली पन्नी पर इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की, तो इन्होंने ये पाया कि जो सपोज के लिए पन्नी है, इन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा कण, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, जो अधिकांश अल्फा कण थे, ये सोने की पतली पन्नी से पार हो गए, अधिकांश। नंबर 1 रिजल्ट इन्होंने देखा कि जो अधिकांश अल्फा कण हैं, अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए, पार हो गए। नंबर 1 रिजल्ट पाया। नंबर 2 रिजल्ट ये पाया कि कुछ अल्फा कण, इसमें से कुछ अल्फा कण जो है बहुत कम, कुछ अल्फा कण जो है बहुत कम अंश पर, माने बहुत कम अंश पर क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। लेस एंगल पर क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, बहुत कम। और इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण जो है अधिक अंश पर, माने जो कुछ तो बहुत कम अंश पर, और कुछ जो है बहुत कम, जो अल्फा कण है बहुत कम अंश पर जो है क्या हो जाते हैं, बहुत कम अंश पर नहीं, ये तो कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, बहुत कम अंश से विक्षेपित हो जाते हैं। विक्षेपित माने सीधा न निकल करके कुछ तिरछे में चल जाते हैं। और कुछ बहुत कम ऐसे अल्फा कण हैं जो अधिक कोण, माने 90 अंश से अधिक के कोण पे, या अधिक कोण पर कहें हम सीधे, अधिक कोण पर, माने अधिक कोण से मतलब यहाँ पर हमारा है कुछ कम कोण पर, कुछ अधिक कोण पर क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते। विक्षेपित का मतलब अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। और इनमें से बहुत कम, लगभग 2000 में से एक जो अल्फा कण है अपने ही मार्ग पर वापिस हो जाते हैं, अर्थात 180 अंश पर, 180 अंश पर क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। तो ये 3 रिजल्ट इन्होंने पाए। पहला, अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं, सोने की पतली पन्नी को पार कर जाते हैं। कुछ अल्फा कण जो है कम कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण क्या हो जाते हैं, अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। और बहुत कम हो रहे हैं दोनों, कम कोण पर और थोड़ा अधिक कोण पर विक्षेपित होने वाले जो अल्फा कण, उनकी संख्या बहुत कम है। और बहुत कम ऐसे अल्फा कण हैं जो लगभग 2000 में से एक, और बहुत कम है ऐसे अल्फा कण हैं जो 180 अंश पर, अर्थात अपने ही मार्ग पर क्या हो जाते हैं, वापिस हो जाते हैं। तो इस प्रयोग के आधार पर उनने यहां पर रिजल्ट निकाले। अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी को पार कर गए हैं। इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। क्लियर कट हो गया। अधिकांश अल्फा कण पार निकलने का मतलब हो गया कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वह क्या है, खोखला। इसलिए जो है अधिकांश अल्फा कण क्या हो जा रहे हैं, पार हो जा रहे हैं। दूसरा, जो बहुत कम अल्फा कण विक्षेपित हो रहे हैं, कम कोण पर और अधिक कोण पर। तो इसका मतलब है कि इनमें ये कण जो हैं इनको कोई धनावेश मिल रहा है, क्योंकि जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कणों पर धनावेश होता है, ये धनावेशित होते हैं, ये धनावेश होता है, ये धनावेशित कण होते हैं। क्योंकि हीलियम नाभिक होते हैं, He, हीलियम का नाभिक है, हीलियम जैसे 2He4 होता है, 2He4, तो ये हीलियम है, हीलियम का परमाणु। अब इसमें से क्या हो जाए, यदि ये क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दें, इसने सपोज के 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दें, He2+ हो गया सपोज के लिए, तो हीलियम नाभिक हो गया। तो हीलियम नाभिक होते हैं ये अल्फा कण, तो ये धनावेशित होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब है इनका
कुछ अधिक या कुछ कम कोण पर विक्षेपित होने का मतलब है क्योंकि धनावेशित कण है ये किसी धनावेश से टकरा रहे हैं और इस धनावेश से टकराने के कारण जो है ये जो है कम अथवा अधिक कोण पर क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं। ये रिजल्ट इन्होंने पाया। इसका मतलब कि परमाणु के बीच में कोई जो है क्या है, धनावेशित कोई चीज है, धनावेशित गोला है यूं कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये धनावेशित गोला यहां मिल गया। इसी धनावेशित गोले से ये अल्फा कण भी धनावेशित प्रकृति के हैं, इस कारण से ये प्रतिकर्षित होकर के क्या हो जा रहे हैं, कम या अधिक कोण पर क्या हो जा रहे हैं, विक्षेपित हो जा रहे हैं। और उसके बाद जो है जो बहुत कम अल्फा कण जो अपने ही मार्ग पर वापिस आ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ठोस, सघन और धनावेशित क्या है, द्रव्य है जो कि अल्फा कणों को अपने ही मार्ग पर जो है वापिस आने के लिए क्या कर दे रहा है, बाध्य कर दे रहा है। तो इस प्रकार से दो रिजल्ट निकल गए हमारे पास। पहला रिजल्ट निकल गया कि जिस परमाणु को हम क्या कह रहे थे कि जिस परमाणु को हम अविभाज्य कह रहे थे, या परमाणु का मॉडल कैसा होगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या स्थिति होगी, जिस मॉडल को थॉमसन ने क्या कहा था, त्रिभुज मॉडल कहा था, उसको ये कह रहे हैं कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला होता है और परमाणु के बीच में एक जो है सघन और ठोस क्या होता है, केंद्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इस प्रकार से परमाणु के दो भाग हो गए, एक हो गया आपका नाभिक और दूसरा हो गया नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र। और इस विशाल क्षेत्र में जो है इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के बाहर। तो ये मॉडल इन्होंने दिया। अब इस मॉडल जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, उस मॉडल को हम ग्रही मॉडल भी कहते हैं या प्लेनेटरी मॉडल भी हम कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम हो गया ग्रहीय मॉडल या जिसको हम कहते हैं प्लेनेटरी मॉडल। प्लेनेटरी मॉडल भी इसको हम कह देते हैं, ग्रही मॉडल भी कह देते हैं। अब इसलिए ग्रही मॉडल का भी कारण बता दो क्यों कहते हैं। अब इस मॉडल के हिसाब से हमारा जो रिजल्ट हो गए हमारे, तो ये हो गया आपका परमाणु, पहला पॉइंट हो गया परमाणु के जो है दो भाग होते हैं, नंबर एक नाभिक और दूसरा हो गया जो नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र। परमाणु के क्या हो गए, दो भाग हो गए, परमाणु नंबर एक नाभिक और नंबर दो है इस नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र। नंबर दूसरा ये कहते हैं जो परमाणु है उस परमाणु का जो समस्त धनावेश है, जितना भी धनावेश है, इस धनावेशित इस नाभिक में जो है उपस्थित होता है। जो धनावेश है नाभिक में उपस्थित, कहने का मतलब जो प्रोटॉन है, धनावेशित कण कौन होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की स्थिति कहाँ है, इस नाभिक में है। तो और उसके साथ यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन भी रहेगा। तो लेकिन क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है इसलिए हमने धनावेश की बात की। परमाणु का समस्त जो धनावेश है वह नाभिक में क्या होता है, उपस्थित होता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि जो परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक है वह ठोस और सघन है, और जो नाभिक है वो नाभिक जो है परमाणु की तुलना में, जो परमाणु है परमाणु की तुलना में बहुत छोटा है। लगभग परमाणु का यह जो नाभिक होता है 10 की घात 15वां भाग होता है, मतलब इतना छोटा होता है कि जो परमाणु का कितना 10 की घात 15वां जो भाग होता है वो क्या होता है, नाभिक होता है। कहने का मतलब बहुत छोटा एक ये जो है एरिया है ये जो नाभिक का जो है। और अगला इन्होंने कहा, यहाँ पर एक बात देखने की है कि जो देखिए ये धनावेश है और ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। तो और जो ऋणावेश, जब कोई वस्तु जो है वृत्ताकार मार्ग पर जो है चलती है तो उसके परिक्रमण से, उसके घूमने से जो उत्पन्न जो है यहाँ पे जो अपकेंद्री बल है,
अपकेंद्री बल, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, माने जो यहाँ पर जो है क्या है, जो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो यहाँ पर उस पर जो बल लग रहा है अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, जो फोर्स है वह सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वह नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल के द्वारा, माने नाभिक की प्रवृत्ति धनावेशित होगी, इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति ऋणावेशित होगी, इनके बीच लगने वाले जो अट्रैक्शन है, इस आकर्षण बल के द्वारा ये क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न जो अपकेंद्री बल है वह नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच के आकर्षण बल के द्वारा क्या हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से इन्होंने कहा। अब यहाँ पर इसको ग्रही मॉडल क्यों कहा गया है? ग्रही मॉडल कहने का मतलब है, जैसे ग्रह होते हैं, आपने सुना होगा, जो सूर्य है, ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा, ये सूर्य है आपका सन है, और इसके बाहर जो है विभिन्न ग्रह, विभिन्न जो ग्रह होते हैं, जैसे मार्स हो गया आपका मंगल हो गया, शुक्र हो गया, या आपका पृथ्वी हो गया, आपका जुपिटर जिसको आप क्या कहते हैं बृहस्पति हो गया, आपका सैटर्न हो गया, आपका यूरेनस हो गया, ये विभिन्न ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और सूर्य उनके बीच में क्या होता है, उपस्थित होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक जो कि धनावेशित होता है, इस धनावेशित नाभिक के चारों ओर जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये इसलिए इसको क्या कहा गया है, ग्रही मॉडल, माने ग्रह जैसे जिस प्रकार ग्रह होते हैं उसी इसलिए ग्रही मॉडल कहा गया इसको। तो ग्रही मॉडल माने जो सोलर सिस्टम है, जिसको कहते हैं सोलर सिस्टम, जो आपका सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम से इस परमाणु की तुलना की गई है, या परमाणु को उस रूप में देखा गया है, सोलर सिस्टम, सौर जो सिस्टम होता है उसके अनुरूप, जिस प्रकार सूर्य के चारों विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या बताया रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल का। तो यहाँ पर यही चीज है कि परमाणु के दो भाग हो गए, एक हो गया नाभिक, एक हो गया नाभिक के बाहर विशाल क्षेत्र। इस नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु धनावेशित नाभिक है, और इस धनावेशित नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित है। ये भी है यहाँ पे, इस नाभिक में परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है, माने भार है, वह निहित है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए परमाणु का समस्त द्रव्यमान इस छोटे से नाभिक में क्या होता है, निहित है, कहने इसमें जो है क्या है, सम्मिलित है। तो ये पॉइंट थे, और इस प्रकार से इसको ग्रही मॉडल कहा गया है। अब जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, ये परमाणु मॉडल यदि हम बात करें तो ये जो है यहाँ पर एक वैज्ञानिक हुए हैं मैक्सवेल। जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एक फिजिक्स की ब्रांच है, इसके तहत जो है इन्होंने देखा कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे आपने देखा होगा नाभिक जो धनावेशित है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर जो है विभिन्न कक्षाओं में जो है क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ये ऋणावेशित है। तो यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी स्थिर आवेश की, माने ये धनावेश जो नाभिक है ये स्थिर हो गया, और कोई चार्ज या आवेशित जो कण है इस स्थिर विपरीत आवेश के, ये स्थिर है, ये विपरीत है और स्थिर है, इस विपरीत आवेश के चारों तरफ जो है क्या लगाएं, चक्कर लगाएं। जैसे कि किसमें हो रहा है, जैसे कि धनावेशित नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ऐसी कंडीशन यहाँ पे आ रही है। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यह ऋणावेशित है और जो नाभिक है वो धनावेशित है, तो ये अपोजिट चार्जेज हैं,
और जब कोई जो है कोई चार्ज, कोई आवेश जो है किसी स्थिर आवेश के चारों ओर गति करता है तो वह धीरे धीरे क्या करता है, अपनी ऊर्जा खोता है। ये अपनी ऊर्जा खोता रहेगा। ये क्या करेगा, अपनी ऊर्जा खोता रहेगा। और जब ऊर्जा खोता रहेगा और ये जो है धीरे धीरे जो है ऊर्जा खोते 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 जो है इसकी जो है त्रिज्या छोटी होती जाएगी और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि यह जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक में गिर जाएगा। कहने का मतलब है ये जो नाभिक है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है वह जो है अपनी ऊर्जा खोते खोते जो है कहाँ पहुंच जाएगा, अपनी ऊर्जा को खोते खोते जो है एक दिन जो है, क्योंकि जैसे ये जो त्रिज्या कम होते जाएगी और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिर जाएगा इसका मतलब है परमाणु का अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया, माने नष्ट हो गया। तो यह जो मॉडल है, कहने का मतलब है यह जो मॉडल है इसकी एक कमी रही कि यह मॉडल जो है परमाणु के अस्तित्व को नहीं समझा पाया। माने परमाणु का अस्तित्व किस प्रकार से है, भले इन्होंने यहाँ पे कहा कि जो इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक के बीच का जो आकर्षण बल है वह जो है वह जो आकर्षण बल है वह जो है उस अपकेंद्री बल को, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न जो अपकेंद्री बल को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है या इसको बड़ा संतुलित कर लेता है। लेकिन यहाँ पर यह जो परमाणु मॉडल है यह परमाणु के अस्तित्व को नहीं समझा पाया है। तो इस कारण से किसके अनुसार, मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, स्थिर विद्युतिकी इसको कहते हैं। स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत, स्थिर विद्युतिकी एक शाखा फिजिक्स की, इसके अंतर्गत जो है इसके प्रकाश में यदि देखा जाए तो ऐसा होता है। तो यह नहीं समझा पाया। तो ये इस मॉडल की, और दूसरा जो है यह जो मॉडल है एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, हम आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में चर्चा करेंगे। उन एकल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो है स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, उन स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रा होता है अभी बताएंगे, उन स्पेक्ट्रल लाइंस को, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उन स्पेक्ट्रल लाइंस को समझाने में, या ये स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, कैसी होंगी, या एक जैसे होंगी, कुल मिलाकर के इन एकल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनको समझाने में यह परमाणु मॉडल क्या रहा, असमर्थ रहा। तो इस प्रकार से ये दो परमाणु मॉडल मैंने आपको आज बताया। इसके बाद हमारे पास और भी परमाणु मॉडल है, बोर का परमाणु मॉडल है। इसको हम, मुझे लग रहा है टाइम की बड़ी वीडियोस फिर सेंड होने में दिक्कत हो रही है, तो लगभग मुझे लग रहा है कि अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर जो है समाप्त करता हूं। और मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में ये आया होगा। आप इसको समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। थैंक यू।